तो हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं जीना नॉलेज। जैसा कि आप लोग देख ही चुके हैं कि पिछले वाला जो लेक्चर क्लास था उसमें आपको हम क्या बताए थे, उसमें बताए थे कि वाद्य के प्रकार के बारे में जो वर्णन किए थे। वाद्य के अनेकों प्रकार का वर्णन हम लोग किए हैं कि कौन सा वाद्य किस श्रेणी में था और उससे जो है पूछे जाते हैं। कभी कभी दोस्तों क्या होता है, कुछ ऐसे वाद्य होते हैं जिनके बारे में पता नहीं चलता है कि वो कौन से श्रेणी के वाद्य होंगे। तो सारा जो वैसे वैसे जो वाद्य थे सब कुछ मैं बता दिया हूँ उस लेक्चर क्लास में। अगर लेक्चर वो नहीं देखे हैं तो आप जाके लेक्चर देख लीजिए कि वाद्य के चारों प्रकार से जो थे बहुत सारे वाद्य थे, यानी तत्, घन, सुशीर, अवनद, सारे वाद्यों के प्रकार से आपके बहुत सारे जो थे वाद्य को मैंने उसमें शामिल किया था। ठीक है, चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं ताल पद्धति। ताल पद्धति जो कि ताल पद्धति का बहुत ही इम्पोर्टेंस है आपके संगीत में। ठीक है, तो ताल पद्धति की जानकारी जो है बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग इसको जो है थ्योरी के माध्यम से, हम लोग लेक्चर के माध्यम से देख लेंगे और इसमें से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे उसको दोस्तों नोट करते जाना है, वहां से हम लोग क्वेश्चन भी बनाते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ताल पद्धति देखिए क्या है कि संगीत जो है, भारतीय संगीत में ताल का स्थान जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ताल का स्थान। ठीक है, देखिए जिस गायक या वादक को अगर ताल का ज्ञान न हो तो वो गायक वादक कहलाने लायक नहीं है, यानी वो नहीं कहलाने योग्य है। जिसको कि ताल और ताल पद्धति की जानकारी नहीं है कि ताल क्या होता है, तो उसे गायक वादक कहलाने की योग्यता नहीं होती है उसमें। ठीक है, संगीत में जो समय का निर्धारण होता है, देखिए क्या होता है, जो समय का निर्धारण होता है वही जो नापने का साधन है वही है ताल। अगर आसान शब्दों में इसको कहें, आसान शब्दों में कि ताल क्या होता है, तो संगीत में जो समय को जो मापता है उसे क्या कहते हैं, उसे ताल कहते हैं। ठीक है, उसे ही ताल कहते हैं। देखिए ताल जो है आपके लय की नींव, ठीक है, लय की नींव प्रदान करने का कार्य किसका है, ताल का है। यानी ताल जो है वही लय को निर्धारित करता है, यानी वही लय डालता है कि किस लय में चलना है, किस लय में होगा। तो ताल, यह सब जो है ताल से ही संभव होता है। आगे है कि स्वर को उत्पन्न करना, उसे गति देना, इसके पश्चात उस उचित समय पर उसमें क्या होता है, ठहराव और विस्तार जो है वो क्या होता है, ताल के माध्यम से ही, ताल विस्तार करने से ही क्या होता है, राग में रंजकता जो है उत्पन्न हो जाती है। तो किससे पता चलता है, ताल से ही पता चलता है, और ताल ही बताता है ठहराव और विस्तार जो होता है आपके। तो उसी से क्या होता है, जब ऐसा होता है तो राग की जो है रंजकता बढ़ जाती है, अगर किसी राग को हम गाते हैं तब। ठीक है, देखिए इसमें है कि परंतु राग जैसी महान रचना को बंधन में बांधना एक क्या है, कठिन काम है। यानी महान रचना को हम बंधन में नहीं बांध सकते हैं। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए होता है आपका लय होता है, मात्रा होता है, काल होता है। तो ये सब का प्रयोग जो है आपके किया जाता है, तथा इसका आधार ताल ही है। जो भी प्रकार है आपके, लय हो गए, मात्रा हो गया, काल हो गया, जिस चीज में भी हम बांधते हैं तो उन सबों का आधार जो है आपके किसको माना जाता है, ताल को ही आधार माना जाता है। ठीक है, देखिए अब क्या कर रहा है कि ताल हमारे भारतीय संगीत की अपनी विशेषता है। ताल हमारे भारतीय संगीत की अपनी विशेषता है। पाश्चात्य संगीत में केवल लय दिखाई जाती है, वहाँ जो है ताल नहीं, वहाँ लय दिखाई जाती है, केवल लय। ठीक है, लय जैसे कि होता है, लय तीन प्रकार का होता है ना, लय कितने प्रकार का, तीन प्रकार का। मंद्र लय, ये आपका कौन सा होता है, एक होता है आपका द्रुत लय, मध्यम लय, और एक और होता है आपका विलंबित लय। तो मध्य, द्रुत और विलंबित, यही तो तीन लय होते हैं, यही तो तीन लय होते हैं। तो भारतीय तालों के समान किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है वहाँ पे, यानी ताल वहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, वहाँ केवल लय दिखाया जाता है। कहाँ, पाश्चात्य संगीत में अगर पूछे कि क्या दिखाया जाता है तो केवल लय दिखाया जाता है, वहाँ जो होता है आपका ताल नहीं दिखाया जाता है। अब थोड़ी सी चर्च कर लेते हैं भातखंडे ताल पद्धति की। तो भातखंडे ताल पद्धति की जो चर्च कर लेते हैं हम लोग, इसमें देखते हैं कि क्या है कि शास्त्रीय संगीत में तालों को लिखने हेतु ताल लिपि पद्धति का प्रयोग किया जाता है। यानी जो ताल होते हैं उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए भी एक पद्धति बनी है जिसको कि कहते हैं हम लोग भातखंडे ताल लिपि पद्धति। ठीक है, बिल्कुल आराम से बैठिए, आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए
और बिल्कुल आप लोग धैर्य से सुनिए, आपको सारा कुछ जो है याद हो जाएगा। इस चीज़ को आप गठरी बांध लीजिए कि आपको सारा जो है क्वेश्चन इसी वीडियो में याद करवा देंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले कहेंगे कि आप चैनल पे नए या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए। इसके लिए जो है मुख्य रूप से भातखंडे ताल लिपि पद्धति का प्रचलन है, यानी कि जो भी हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में चल रहा है तो उसे हम लोग भातखंडे ताल पद्धति को लेकर ही चल रहे हैं। जितने भी ताल हैं इसमें है कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर की पद्धति द्वारा भी तालों को क्या किया गया है, लिपिबद्ध करने का प्रचलन है। यानी जैसा कि आप लोग जानते हैं 2 स्वर लिपि हैं आपके, एक भातखंडे जी के और एक पलुस्कर जी के। तो ताल लिपि भी दोनों अपने अपने हिसाब से बनाए हैं, एक इनके है भातखंडे के और दूसरा है पलुस्कर जी के। परंतु क्या है, देखिए अब इसमें देखते हैं कि भातखंडे पद्धति ही मुख्य रूप से प्रयोग में लाई जाती है। जो मुख्य पद्धति जो मानी जाती है वो भातखंडे की पद्धति ही मुख्य मानी जाती है, और ये क्योंकि इसी को लाया जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा सरल होता है। भातखंडे ताल लिपि पद्धति सरल एवं सुगम है। देखिए बिल्कुल सरल एवं सुगम है, इसलिए जो क्या होता है कि आप लोगों को यानी कि विद्यार्थियों को भी सुविधा रहती है। भातखंडे ताल लिपि में ताल चिन्हों का प्रयोग जो है देखिए किस तरह से किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे कि ताल लिपि पद्धति में ताल के चिन्हों का प्रयोग कैसे किया जाता है यह भी आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। उदाहरण के लिए यहाँ पे देखिए आप, देखिए भातखंडे जी जो हैं आपको कैसे दर्शाते हैं। भातखंडे जी मात्रा जो लिखते हैं सम का मात्रा वो कैसे लिखते हैं, एक्स की तरह लिखते हैं, वो सम। अगर भातखंडे जी खाली दर्शाते हैं तो खाली के लिए 0 दर्शाते हैं भातखंडे जी, ठीक है। भातखंडे जी सम के लिए क्या खाली के लिए क्या दर्शाते हैं, खाली के लिए 0 दर्शाते हैं। और पलुस्कर जी प्लस दर्शाते हैं कि भैया खाली है इसमें भरो जोड़ो, और ये खाली है कुछ नहीं है 0 है, तो ये भातखंडे जी 0 दर्शाते हैं। देखिए जैसे उदाहरण के लिए आप इसमें देख लीजिए कि यहाँ पे ताली के लिए जो संख्या है वो कैसे दिखाते हैं। और जो देखिए तो यहाँ पे हम आपको देखेंगे मात्रा 4 4 8 4 12 4 16 1 17, ठीक है। मान लीजिए एक ये है, तो यहाँ पे देखिए खाली के लिए हम 0 दर्शा रहे हैं, यानी कि कोई हम ताल लिखे हैं तो उसमें खाली कहाँ पे है कैसे पता चलेगा। देखिए 9वीं मात्रा पे ये खाली पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे 0। देखिए अगर ताली की बात करें तो पहली ताली यहाँ पे है, यहाँ पे आपको दूसरी ताली, तीसरी ताली, ठीक है। तो ये आपके जो ताली की संख्या हो गए और सम हो गया आपका यहाँ पे हो गया आपका सम। तो इस तरह से ताल को लिखते हैं और ताल को बताए हैं आपके भातखंडे जी ने। हम लोग आगे ताल के बारे में भी पढ़ लेंगे, बिल्कुल ये छोटा सा ये डेमो था आपको केवल समझने के लिए कि कैसे दर्शाया जाता है। हम लोग ताल के बारे में भी पढ़ेंगे, जो मुख्य ताल है ना, 3 ताल है 4 ताल है, उसके बारे में भी आपको बता देंगे। वैसे मैं स्पेशली एक वीडियो बना चुका हूँ ताल के बारे में, तो उसको भी जरा सा आप लोग जाके देख लीजिए। अगर नहीं देखे तो वहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न जो है आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं और डायरेक्ट हम ऊपर आ जाते हैं। अब देखिए अब सम क्या होता है। सम आपने अभी देखा ना, सम को कैसे दिखा रहे थे। सम को जो दिखा रहे थे हम लोग कैसे दिखा रहे थे भातखंडे जी। देखिए सम के बारे में अगर कहा जाए, सम हम लोग देखते हैं सम क्या होता है। सम के लिए इसका प्रयोग करते हैं एक्स का, या फिर आप गुणा का चिन्ह भी कर सकते हैं। देखिए भातखंडे ताल लिपि में पद्धति में सम के लिए एक्स चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न बनेगा कि कैसे सम का चिन्ह कैसे दिखाते हैं, तो ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। का चिन्ह लगाया जाता है। सम का अर्थ होता है ताल का आरंभ। देखिए ताल जो है, अगर प्रश्न बनेंगे कि ताल कहाँ से आरंभ होते हैं, तो प्रत्येक जो ताल होते हैं वो कहाँ से, सम से आरंभ होते हैं। कहाँ से, सम से आरंभ होते हैं ताल। तो यहाँ से क्या होता है, अर्थ होता है ताल का आरंभ। गायन वादन नृत्य में सम का जो है सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है, और प्रत्येक ताल की पहचान जो है मात्रा को सम कहा जाता है। देखिए प्रत्येक ताल की पहली मात्रा जो होती है, प्रत्येक ताल की पहली मात्रा जो है वो क्या होती है, सम कहा जाता है। प्रत्येक ताल की पहली मात्रा को सम कहा जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज़। तो यहाँ से प्रश्न बनेंगे कि प्रत्येक ताल की पहली मात्रा को क्या कहा जाता है, तो प्रत्येक ताल की पहली मात्रा को सम कहा जाता है। जैसे देखिए, जैसे 3 ताल का सम जो है आपका पहली मात्रा पर होगा, ठीक है। आगे हम लोग ताल भी देखेंगे, उस पर होगा। और संगीत के अंतर्गत सभी विधाओं में सम पर जोर देकर जो है क्या आपके, सम पर जोर देकर जो है आपका विशेष रूप से
सिर हिलाकर सम के स्थान को दर्शाया जाता है, विशेष रूप से कि हाँ यहाँ पे सम है। ठीक है। गायक वादक अपनी प्रस्तुति देते हुए विभिन्न स्वर लय की क्रिया करते हुए संगीतकार के साथ सम का आकार जो है आपके मिल जाते हैं। उसमें सम का आकार क्या होता है, मिल जाता है। देखिए सम पर जो है आपके यहाँ पे अब थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, बहुत कुछ यहाँ से क्लियर होगा। देखिए सम पर विशेष रूप से क्या होता है, ताली होती है। सम पे अगर बात करें तो विशेष रूप से क्या होता है, ताली होता है, याद रखना है। यही पहली मात्रा भी है। क्या है, वही जो आपकी है वो पहली मात्रा होती है। जैसे कि आपको दिखाए ना, देखिए एक तरह से हम लिख देते हैं धा धिन धिन धा, तो ये हम लिखें। यहाँ पे आपका जो सम होता है, ये इसके आगे आगे और मात्रा होगा, तो ये यहाँ पे जो सम होता है, तो यहाँ पे आपको क्या होता है, यही चीज़ को कि यहाँ पे आपका होता है पहली मात्रा भी होती है, सम पे आपका पहली मात्रा होती है। ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे होता है। और जैसे देखिए, जैसे 10 मात्रा की ताल है, अगर मान लीजिए कोई 10 मात्रा की ताल है, तो पहली मात्रा पर जो है सम के बाद क्रम लगातार चलता रहता है, तथा प्रत्येक बार अंत में 10 मात्रा के बाद क्या होता है, पहली मात्रा पर सम निरंतर आता रहता है। जैसे कि आप लोग उसमें देखे थे, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धिन धिन धा, तो वहाँ पे था लास्ट में धा, जो आपका धा पे क्या लगा हुआ था, सम लगा हुआ था। तो वही क्रम जो है रेगुलर चलते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखना है कि संगीत में सम का एक ऐसा भी स्थान होता है जिसमें क्या होता है, आनंद संगीतकार और श्रोता दोनों लेते हैं। तो वही सम का जो है ये अब बताया गया है कि जहाँ पे जो है आनंद आता है बहुत ज़्यादा, जो कि आप जो बजाते हैं, बजाने वाले और सुनने वाले, गाने वाले, सबको वहाँ पे क्या होता है, मन आनंदित होता है और जो है वहाँ पे प्रसन्नता, मतलब एक तरह से क्या कहिए, मज़ा आता है। अब देखिए ताली क्या होता है। ताली जो है आपके भातखंडे ताल लिपि पद्धति में ताली के स्थान ताली की संख्या द्वारा तालों को लिपिबद्ध किया जाता है। तो ताली जैसा कि इसमें बताए थे आपको कि धा धिन धिन धा, मान लीजिए यहाँ पे ये आपका एक विभाग क्लियर हो गया, फिर यहाँ से धा शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे पहली मात्रा पे यहाँ पे आपका सम है, तो यहाँ पे ये आपका पहली ताली काउंट हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए दूसरी है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको एक ना इधर एक ना लिख कर यहाँ पे आपको एक नहीं लिखेगा, यहाँ पे डायरेक्ट 2, तो यही होता है। यहाँ पे पहली और यहाँ पे ये दूसरी ताली काउंट हो जाती है, यहाँ पे दूसरी ताली काउंट हो जाती है। ठीक है, तो यही चीज़ होता है। जैसे आप जान चुके हैं कि पहली जो है आपके पहली ताली सम पर होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद जितनी भी ताली आती है उन्हें चिन्हित करने के लिए क्रमशः जो है आपके 2, 3, 4 का प्रयोग करते हैं। इस तरह से अगर जिस तरह से जितना भी ताली उसमें पड़ेगा, 4, 5, 6 जितना होगा उतना प्रयोग करते जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है। चलिए, प्रयोग होता है और ताल के निश्चित क्रम में प्रत्येक विभाग में जहाँ पर ताली होती है वहाँ उसकी क्रम संख्या लिख देते हैं, यानी कि दूसरी हुई या तीसरी हुई वहाँ पे लिख देते हैं। तबले पर भी जो क्या होता है कि ताली जो बजता है, तबले पर भी जो ताली बजाने के स्थान पर धा या धिन बोल बजाए जाते हैं। जहाँ पे ताली होता है वहाँ पे धा या धिन ऐसे बोल बजा दिए जाते हैं, तब वहाँ पे भी तबले में समझ में आ जाता है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके ताली दर्शाए गए हैं। ठीक है, देखिए उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए पहले आप 3 ताल को जान चुके हैं, आपने देख लिया। जैसा कि वहाँ पे आप क्या देखें कि उसमें 1, 5 तथा 13वीं मात्रा पर क्या थी, ताली थी। पहली मात्रा पे, 5वीं मात्रा पे और 13वीं मात्रा पे ताली थी, तथा तालियों के क्रम कैसे लिखे हुए थे, 2, 3, 4 इस तरह से लिखे हुए थे ना। जो भी था उसमें इस तरह से लिखे हुए थे। अब इनके द्वारा ही जो है आपके स्थानों को चिन्हित किया जाता है और इन स्थानों पर जो है आपके ताली बजाई जाती है। इन्हीं स्थानों पर आपके क्या होता है, ताली बजाई जाती है तथा तबले पर धा का बोल बजता है। तो समझ में आता है कि यहाँ पे जो है आपके ताली हैं। और देखिए यहाँ पे क्या है कि प्रत्येक विभाग के प्रारंभ में ही ताली का स्थान होता है। जैसे कि प्रारंभ जो है यहाँ सम से जो होता है, तो यहाँ पे प्रत्येक में यहाँ पे पहली पे यहाँ पे क्या होता है, ताली का स्थान होता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ताली को भरी नाम से भी जानते हैं। देखिए प्रश्न बनेंगे कि ताली को किस नाम से जानते हैं, तो ताली को हम लोग भरी के नाम से भी जानते हैं। भरी,
याद रखना है, भरी। अब चलिए ताली के बारे में जान लिए, अब जान लेते हैं थोड़ी सी खाली के बारे में। खाली क्या होता है? देखिए खाली जो है आपके भातखंडे ताली लिपि पद्धति में खाली के लिए जीरो दर्शाया जाता है, जैसा कि हमने बताया आपको जीरो दर्शाया जाता है। और पलुस्कर जीवला में प्लस दर्शाया जाता है, ये प्लस फॉर पलुस्कर, प्लस फॉर पलुस्कर याद रखना है, ठीक है, प्लस फॉर पलुस्कर। तो जीरो लगाया जाता है किसी भी ताल के उस विभाग की पहली मात्रा जहाँ की आपके सम हो, ताली हो या भरी न हो, उसको क्या कहा जाता है? उसी को खाली कहा जाता है। जहाँ पे आपको क्या मिले, जहाँ पे आपको सम नहीं मिले, ताली नहीं हो और ताली या भरी जो भी आप उसको कह लीजिए, वो अगर ताली या आपका सम नहीं है तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे खाली हो जाता है, उसी को खाली कहते हैं। समझ में आई बात कि खाली कहाँ पे होता है? तो जहाँ पे आपका सम और ताली नहीं हो तो वहाँ पे क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। खाली में ताली ना लगाकर क्या होता है कि विशेष रूप से हाथ को उल्टा करके या हवा में इशारे करके दर्शा दिया जाता है कि यहाँ पे खाली है, ठीक है। विभिन्न तालों में खाली का स्थान कई जगह हो सकता है, जैसे कि प्रारंभ में आप तीन ताल में जो वहाँ पे आपको जो दिखाया आपको तीन ताल, वहाँ पे आप देखे हैं कि इसमें क्या है? नौवीं मात्रा पे खाली है। देखिए आपको दिखा देते हैं यहाँ पे क्या है, देखिए नौवीं मात्रा पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे नौवीं मात्रा पे क्या है? नौवीं मात्रा पे आपको खाली हम दिखाए ना, नौवीं मात्रा पे क्या है? खाली है। तो ऐसा देख चुके हैं आप। देखिए नौवीं मात्रा पे जो आपके क्या पड़ गए? खाली पड़ गए। उससे क्या होता है? देखिए खाली है और जहाँ पर जीरो का चिन्ह भी इसीलिए लगाया गया है। अधिकतर यह देखा गया है कि जिन तालों में एक ही साथ एक ही खाली स्थान होता है, जिन ताल में जैसे कि एक ही खाली होता है, उनमें क्या होता है कि यह स्थान ज्ञात करने के लिए ताल की कुल मात्राओं का आधा कर उसमें एक जोड़ देते हैं, ठीक है। जिसमें एक ही होगा तो उसको क्या करेंगे? ताल की कुल मात्राओं को जोड़कर, जैसे 16 मात्रा का है तो इसका आधा कर देंगे 2 से तो 8 हो गया, और इसमें अगर हम +1 कर देंगे तो वहाँ पे आपका 9 निकल के आ जाएगा खाली की संख्या, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप लोग समझिए कि यह कहना क्या चाह रहा है। देखिए कहना है कि तालों में, जिस तालों में जो आपका है देखा गया, अधिकतर ये देखा गया है कि जिन तालों में एक ही खाली स्थान होता है, जिसमें एक ही होता है, जैसे कि आप तीन ताल में दिखाए नौवीं मात्रा पे जो आप खाली देख रहे थे, तो जिसमें क्या होता है कि एक ही खाली होता है, उसमें क्या होता है? ज्ञात करने के लिए ताल की जो कुल मात्रा होती है, जैसे कि 16 मात्रा हो गई, उसको आधी करके उसमें क्या है? एक जोड़ दिया जाता है, आधी करके एक जोड़ दिया जाता है, यानी 8 + 1 = 9। तो उसी जगह पे क्या हो जाता है? आपका खाली निकल के आ जाता है, ठीक है। तो यह चीज़ तो समझ गए, 9 ज्ञात हो जाता है, ये तो मैं बता दिया अभी आपको। खाली का स्थान तालों के विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि सम जो सबसे सौंदर्यपूर्ण स्थान है उसका पता हमें खाली के द्वारा ही पता चलता है। सम का जो पता है, खाली का स्थान तालों के विशेष रूप से जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि सम जो सबसे सौंदर्य स्थान है उसका पता हमें खाली के द्वारा ही पता चलता है। समझ में आई बात? जो सम है ना वो खाली के द्वारा ही पता चलता है। उसमें क्या होता है कि एक घटा कर उसको डबल कर देते हैं, फिर कहाँ से वो आ जाता है। तो जिस तरह से नीचे से उतरे हैं उसी तरह से हम लोग ऊपर चढ़ जाएंगे, तो उसमें मात्रा पूरी पता चलेगी और उसमें हमको सम भी पता चल जाएगा, ठीक है। सम आने से पहले खाली के द्वारा हमें मात्राओं का पता चलता है, जैसे कि गायक कौन सी मात्रा पर है तथा सम कितनी मात्रा के बाद आ जाएगा, तो ये सब जो है उसी के से पता चलता है। देखिए खाली का स्थान साधारणतः क्या होता है? सम अर्थात ताल की जो है पहली मात्रा को छोड़कर, पहली मात्रा को जो छोड़कर और विभाग के जो आरंभ होते हैं, यानी कि विभाग के यानी कि पश्चिमी मात्रा, तो वहाँ से क्या होता है? वहाँ प्रारंभ होता है। समझ में आई बात? वहाँ प्रारंभ होता है और विभिन्न ताल में जो है खाली के स्थान पर कई हो सकते हैं। विभिन्न तालों में खाली के स्थान पर क्या हो सकता है? कई हो सकते हैं। खाली के स्थान पर कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ये तो हो गया हमारा क्लियर। अब देखते हैं कि अब क्या है यहाँ पे। अब क्या है यहाँ पे? आप लोग देख रहे होंगे थोड़ा सा धुंधला है यहाँ पे। ये विभाग है, ये क्या है? ये आपका विभाग है। विभाग के बारे में हम लोग जान लेते हैं। विभाग, इसको देखिए विभाग जो है ये, इसको क्या कहा जाता है? बार कहा जाता है। पाश्चात्य संगीत में क्या कहते हैं? पाश्चात्य संगीत में इस विभाग को बार कहते हैं। क्लियर?
चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है कि विभाग में विभाग है यहाँ पे भातखंडे ताल लिपि पद्धति में विभाग एक सीधी रेखा चिन्हित किया जाता है। विभाग को एक सीधी रेखा चिन्हित किया जाता है, यानी सीधी रेखा इस तरह से होती है। ठीक है, तो चिन्हित किया जाता है, विभाग को ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ये चीज़ सब लोग तो जानते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, तालें विभिन्न रूप में बटी हुई रहती है, किसी में 2 मात्रा, किसी में 4 मात्रा, किसी में 5 मात्रा, इस तरह से बटी हुई रहती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 3 4 3 4 इस तरह से इतनी मात्रा बटी हुई, 3 मात्रा 4 मात्रा 3 मात्रा 4 मात्रा, इस तरह से बटी हुई होते हैं। देखिए जिस प्रकार सभी जो है मात्राएं निश्चित होती है, जिस प्रकार उसके सभी मात्राएं निश्चित होती है, उसी प्रकार तालों के निश्चित विभाग भी होते हैं। अधिकतर विभाग की संख्या 2 से लेकर 5 6 तक हो सकते हैं। ठीक है, 2 से लेकर 5 6 तक क्या हो सकते हैं, जितनी बार ताली एवं खाली का स्थान ताल में होगा उतनी बार विभाग जो है आपको देखने को मिलेगा, विभाग का स्थान मिलेगा। अर्थात ताली खाली के विभागों की संख्या पर निर्भर करती है कि कितने विभाग बनेंगे, ताली खाली का विभागों की संख्या पर निर्भर करती है। देखिए जैसे जैसे आपका 3 ताल में क्या था, 1 5 13 पर क्या थी, ताली थी और 9 पर खाली थी। तो इस प्रकार क्या हुए कि 4 विभाग बन गए, इस प्रकार 4 विभाग बन गए। 1 5 3 1 5 13, तो एक में आ गया, 5 एक अलग हो गया, और एक आपका 9वां वाला ये खाली जो था, और एक ये आपका 13 हो गया। तो इससे कितने विभाग बन गए, इसमें 1 विभाग हो गए, 2 विभाग 3 विभाग 4 विभाग, 1 विभाग 2 विभाग 3 विभाग, और ये 4 विभाग हो गए। तो इसी पे निर्भर करता है। ठीक है, इसमें 4 विभाग हो गए। और हमारे संगीत में कुछ ऐसी तालें हैं जिसमें विभागों की संख्या बहुत अधिक है, जिसमें बहुत अधिक है, और मात्रा जो होते हैं आपके एक विभाग होता है। जैसे कुंभ और रुद्र ताल, जैसे कि आपके क्या होते हैं, कुंभ ताल और रुद्र ताल में क्या होता है, इसमें प्रत्येक मात्रा में एक विभाग होता है। जैसे कि आपके कुंभ ताल और रुद्र ताल, इन तालों में प्रत्येक मात्रा एक विभाग का स्थान के लिए है। प्रत्येक मात्रा जो है एक विभाग स्थान के लिए, और विभागों से ताल में एक खांचा बना हुआ रहता है, तथा गायक वादक को जो है आपके ताल का ज्ञान स्पष्ट रूप से हो जाता है। ठीक है, स्पष्ट रूप से क्या है, ज्ञान उसको हो जाता है। तो चलिए हम लोग इस चीज़ को आप देख लिए। अब कल हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो है ताल से संबंधित मुख्य पारिभाषिक शब्द, जैसे कि आवर्तन वगैरह हो गया, मात्रा हो गया, ये सब मात्रा क्या होता है, ठेका क्या होता है, और ये सब हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग 3 ताल का देखिए संपूर्ण परिचय हम लोग देख लेंगे, जो टोटल परिचय है 3 ताल का। तो यह सब चीज़ जो है तालों का परिचय, उसके बाद फिर आप यहाँ पे देखिए 1 ताल का परिचय, फिर तालों की जो लयकारियाँ है, यह सब हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। क्योंकि सेशन बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, आपके याद करने के लिए हम जो बहुत ज़्यादा लंबा सेशन नहीं चाहते हैं, बस थोड़ा सा ही है, लेकिन आप दुरुस्त आपके पास याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए ठीक है, फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, और कमेंट कीजिए, मुझे बताइए फटाफट। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों थोड़ी सी क्या है कि अभी शादी विवाह का माहौल चल रहा है, तो बैकग्राउंड में अभी साउंड भी आना स्टार्ट हो गया, तो इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, उतना मन से मैं पढ़ा नहीं पाऊँगा। इसलिए दोस्तों आपसे अगले सेशन में मिलेंगे। ठीक है।